नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज मेरे मेहमान हैं पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। सिन्हा साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस वक्त अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें ही सुर्खियों में छाई हुई हैं, तो हमको लगता है कि आपसे एक ओवरव्यू लेना बड़ा ज़रूरी होगा दर्शकों के लिए। आपसे पहला सवाल ये है कि वित्त मंत्री ने जो ताज़ा बयान दिए हैं, जो ताज़ा ऐलान किए हैं, जो फैसले अनाउंस किए हैं, उसको देख करके तो लगता है कि अब अर्थव्यवस्था में कुछ राहत के संकेत मिलने लगे हैं और खास करके रुपए को संभालना जो जरूरी है। आपको लगता है कि उनके इन कदमों से अब रुपए को कुछ राहत मिल सकेगी? मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा अगर उनके द्वारा अनाउंस किए गए कदमों से रुपए के फ्रंट पर कुछ राहत मिले देश को। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो रुपए का बिहेवियर रहा है मार्केट में, उसको देखने से लगता है कि इससे मार्केट कन्विंस नहीं है और बहुत कुछ राहत देखने को नहीं मिली है और रुपया अभी भी 61 रुपये डॉलर से पार है। तो उन कदमों का कुछ और कदम, जैसे हम सब जानते हैं कि सोने के इंपोर्ट के ड्यूटी को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और इसलिए वो हवाला ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और उससे अव्यवस्था और फैलेगी। इसलिए सोच समझकर कदम उठाने हैं और मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि क्रोसिन खिलाकर बुखार को नीचे नहीं उतारा जाए। बुखार के जो कारण हैं उसके तह में जाकर उसकी दवा की जाए। और करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसका असर रुपए के मूल्य के ऊपर पड़ रहा है, उसके तह में ये कदम नहीं जाते हैं। ये बहुत टेम्पररी किस्म के कदम हैं। जी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट मोर्चे पर उनका ये कहना है कि देखिए, मैंने फिस्कल डेफिसिट पे एक आंकड़ा दे करके वादा किया था, उसके पास मैंने इसको मैनेज किया हुआ है और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी जीडीपी का 3.7% रखने का जो प्रॉमिस है उसको मैं पूरा करूंगा। और उसी के लिए उन्होंने ईसीबी का एक बड़ा सिलसिला शुरू करने के लिए कहा है और बहुत सारा डॉलर उसकी वजह से आ सकता है। तो ये मानने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए कि ये वाला प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं होगा और सीएडी कंटेन नहीं होगा। देखिए, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का एक कारण है, संपूर्ण कारण नहीं है। देश में जो रुपए का अवमूल्यन हो रहा है मुद्रास्फीति के चलते, तो आप जानते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी भी 10% के आसपास है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारा अगर ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कम होगा। ट्रेड डेफिसिट में गोल्ड एक पार्ट है, लेकिन जैसे कोल इंपोर्ट है, कोल इंपोर्ट एक भारत सरकार के इनएफिशिएंसी का एक इतना बड़ा नमूना है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोयले के भंडार पर हम बैठे हैं, दुनिया के सबसे बड़े भंडार पर बैठे हैं, सबसे बड़े भंडार पर बैठे हैं और उसके भी देश विवश हो रहा है कि हम कोयले का इंक्रीजिंग बढ़ते और बढ़ा चढ़ाकर आयात करें। क्या उसका असर नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर? तो हम लोगों ने जैसे नियंत्रण खो दिया हो, यही स्थिति है। 2 बार प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया को इशू हो चुका है कि तुम कोल सप्लाई एग्रीमेंट करो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ। पावर प्रोजेक्ट्स को गैस का सप्लाई बंद हो चुका है, पावर का अपना संकट अलग से है और कोल इंडिया का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि हम इसकी ज़रूरत को पूरा कर पाए। तो अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं जिसके चलते करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। और अगर हम बाहर जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसके नॉर्म्स को हम लिबरलाइज कर देंगे और उदार बना देंगे, तो उसका क्या असर पड़ेगा? हमारा जो देश का विदेशों में कर्जा है वही बढ़ेगा। ये अच्छा तरीका नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने का। ये है गैप को किसी तरह टेम्पररली पाटो। लेकिन आप जानते हैं संजय जी कि जितने लोग इस स्थिति को देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारा जो रिजर्व है
और खास करके फॉरेन करेंसी रिजर्व, नॉट गोल्ड एंड एसडीआर, और उसके अलावा जो हमारी देनदारी है 31 मार्च 2014 तक, उसको देखते हुए अगर देश ने 31 मार्च 2014 तक कम से कम $25 बिलियन नहीं रेज किया तो हमारे देश को 1991 की तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि $280 बिलियन के रिजर्व पर बैठे होने के बाद भी हमारे यहाँ ओपनली चर्चा चल रही है कि हम सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करेंगे कि सेमी सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करेंगे। और चिदम्बरम साहब ने जो अभी मेजर्स अनाउंस किए उसमें $4 बिलियन या $5 बिलियन तो सेमी सॉवरेन बॉन्ड्स हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जाएंगी और गवर्नमेंट गारंटी पर बाहर वो डॉलर्स कर्जा लेंगी। जी। तो ये स्थिति जो है ये अत्यंत गंभीर स्थिति है जी। और चिदम्बरम साहब ने जो अनाउंस किए हैं स्टेप्स वो नाकाफी हैं। इससे और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आप सोचिए ना 1991 में कितने प्रभावशाली कदम उठाए गए थे इन सब बातों पर नियंत्रण पाने के लिए। अगर हम उसी प्रकार की स्थिति में हैं तो सबसे पहले तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ स्थिति गड़बड़ है। हम रोज नहीं कह सकते कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ठीक ठाक है, फिर भी यहाँ गड़बड़ है, इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट द कंट्री नो कि हमारे देश के सामने एक आर्थिक चुनौती है, एक क्राइसिस है और उससे निपटने के लिए हमको ये कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और चुनाव के वर्ष में उठाने पड़ेंगे। जी, आपने फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं। जी, आपने जो बात कही, आएंगे हम उस पर भी, फूड सिक्योरिटी बिल पर, और आपने कहा कि और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि वो कदम कैसे होने चाहिए, लेकिन उसके पहले आपने एक आंकड़े का जिक्र किया कि $25 बिलियन हमको 31 मार्च तक ये इंतजाम करना है और उसके सामने अगर वो गैप नहीं भरा तो बीओपी का क्राइसिस होगा। चिदम्बरम साहब का कहना है और बाजार के लोग भी हमको ये संकेत दे रहे हैं कि ये जो 11 बिलियन है क्वासाई सॉवरेन बॉन्ड के जरिए, ये 11 बिलियन और बाकी जो टुकड़े हैं इसके 11 बिलियन का इंतजाम हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 25 बिलियन बहुत बड़ी रकम नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं जुटा सकता इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि ये आंकड़ा चल रहा है, कई कमेंटेटर्स ने ये आंकड़ा देश के सामने रखा है 25 बिलियन, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी हिसाब करेगा तो कहेगा ठीक है 175 बिलियन अगर हमारी देनदारी है तो हमारे पास कम से कम 250 बिलियन है जिससे हम इस देनदारी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं संजय जी कि अगर हमारे रिजर्व्स का ड्रॉडाउन इतनी तेजी से होगा तो फिर वो ठहरेगा नहीं, वो बिल्कुल भयंकर नीचे स्तर पर जाएगा। और इसीलिए विश्वास पैदा करने के लिए हम लोगों ने जब इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड्स इशू किया था 1998 में, तो क्यों किया था? इसलिए किया था कि हम लोग देश के ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो खत्म नहीं हो, वो बना रहे, इसलिए किया था। इसलिए लोग $25 बिलियन के फिगर का जिक्र कर रहे हैं कि इतना कम से कम उठाने से लगेगा कि नहीं, देश के पास ताकत है और हम मैनेज कर सकते हैं इस सिचुएशन को। जी बिल्कुल। इसलिए $11 बिलियन अगर आ भी जाता है तो मेरे मुताबिक वो नाकाफी होगा। बिल्कुल, आपसे चर्चा आगे करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक मोर्चे पर क्या क्या करने की जरूरत है और जो कदम अब तक उठाए गए हैं वो क्यों इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। खास मुलाकात में मेरी बातचीत हो रही है पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, आपने अभी एक अच्छा एनालिसिस दिया, लेकिन आप ही ने जोड़ा उसमें कि कठोर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे रिसर्जेंट इंडिया वाले बॉन्ड का आपने जिक्र किया। तो आपको नहीं लगता कि जो कुछ मैसेजेस जाने हैं उसमें आप लोगों का भी बड़ा रोल है? मसलन इंश्योरेंस, मसलन जो दूसरे और बिल हैं, जीएसटी, डीटीसी, ये सारे काम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते आप खुद इसको देख रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जहां विपक्ष की सकारात्मक भूमिका सरकार से दुनिया भर में एक विश्वास का संकेत दिलवा सकती है अगर इन बिलों को हम जल्दी पास कर दें।
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं 2-3 बिंदु हाईलाइट 9 मार्च 2012 को सौंप दिया था हमने सरकार को। ठीक है, साल भर से ज्यादा हो गया, सरकार वापस पार्लियामेंट में नहीं लौटी है कि क्या जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि अब अगली सरकार में इसको देखेंगे, लेकिन फिर भी कमेटी की तरफ से हमने इसी सेशन में अपना रिपोर्ट दे पर अब वह भी बॉल सरकार के कोर्ट में है। ठीक है, और कई ऐसे लेजिस्लेशंस हैं जिसमें हम लोगों ने रिपोर्ट दे दी है और महीनों से वो लंबित हैं सरकार के पास। सेशन आफ्टर सेशन आता है, चला जाता है, सरकार उनको संसद के सामने नहीं लाती है। अब रहा सवाल जो आपने इंश्योरेंस का जिक्र किया, उसके पहले मैं बता दूं कि हमने कह दिया है कि हमारा कोई विरोध नहीं होगा पेंशन बिल में, क्योंकि उन्होंने हमारी सिफारिशों को, सुझावों को स्वीकार कर लिया है। जहां तक इंश्योरेंस बिल का सवाल है, आप जानते हैं कि उसमें स्टैंडिंग कमेटी का लगभग सर्वसम्मति से यह मत था कि आज की परिस्थिति में इसे 26% से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और दूसरे तरीके हैं जिससे हम उनके कैपिटल की भरपाई कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों ने जो बातचीत सरकार के साथ हुई है उसमें कुछ सुझाव उनके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा वह वापस लौट के आएंगे हमारे पास, आज तक लौट कर नहीं आए हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह यह है कि ये जो सेशन इन्होंने पार्लियामेंट का बुलाया वो इतना छोटा सेशन बुलाया, मात्र 16 उसमें वर्किंग डेज हैं थे, जिसमें 4 थे प्राइवेट मेंबर्स के दिन और उसमें से 4 और 2 6 दिन बर्बाद हो चुके हैं। हम लोगों की वजह से नहीं, सरकार की वजह से। सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मामले को इतना उलझा दिया कि दोनों तरफ के सांसद जो हैं वो वेल ऑफ द हाउस में बराबर आ जाते हैं और फिर सदन की कार्रवाई बाधित होती है। तो आपको आशंका यह है कि इन्हीं के कारण से इंश्योरेंस या पेंशन का बिल भी आप अगर समर्थन भी कर दें तो भी नहीं आएगा? हाँ, उसके अभी आप देखिए वो लिस्ट भी नहीं हुआ है, इन्होंने आज तक उसको लिस्ट नहीं किया है। इनका सबसे महत्वपूर्ण बिल है फूड सिक्योरिटी बिल, जो आज लिस्टेड था लेकिन टेकअप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आंध्र के एमपीज वेल ऑफ द हाउस में आ गए थे और डिसरप्ट कर रहे थे। हम लोग पूरी तरह से तैयार थे चर्चा के लिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई, सदन स्थगित करना पड़ा। कल फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। इस पे थोड़ा और मैं चलते कुछ जी और जानना चाहूंगा कि क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लिस्टेड था, आंध्र के सांसदों के विरोध के कारण भले ही नहीं आया, तो अब सीधे इस पर चर्चा हो जाएगी या जो एक नई बात उठी है कि मुख्यमंत्रियों को भी बुला करके अब इस पर राय ली जाए, उसकी जरूरत है? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण बिल है जिसको इम्प्लीमेंट करना है राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों के ऊपर आप अनेक प्रकार के प्रशासनिक भार, बोझ डाल रहे हैं, वित्तीय बोझ डाल रहे हैं और राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से आप चर्चा तक नहीं करें। तो आपको लगता है सरकार बुलाएगी, व्यवस्था सरकार बुलाएगी मुख्यमंत्रियों की बैठक या ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बिल पास करवाएगी? मुझे नहीं लगता है कि सरकार मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने के मूड में है। और आज तो ये हुआ कि अच्छा चलो भाई बिल के ऊपर चर्चा की जाए, फिर देखा जाए पास होता है कि नहीं होता है बिल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के काम करने का ये तरीका गलत है और अगर देश और विदेश में गलत संदेश जा रहा है संजय जी, तो हम लोगों के चलते नहीं जा रहा है, सरकार के खुद के कार्यकलाप के चलते यह गलत संदेश जा रहा है। जी, अब ये बताएं थोड़ा एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर को अगर पूरे एक ओवरव्यू को लें तो अभी हालत आप लोग कहते हैं बहुत ख़राब है। मैं समझना चाहता हूं क्यों ख़राब है, क्योंकि ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा
थमा है और ये भी पता लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं। रुपए के कारण भले ही वो फायदा हुआ हो, लेकिन एक्सपोर्ट अगर बढ़े हैं और इंपोर्ट को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और चिदम्बरम साहब तो बड़े आश्वस्त हैं कि जो नंबर उन्होंने वादा किया है वो डिलीवर कर देंगे, भले ही उनको बजट पेश नहीं करना है और वोट एंड अकाउंट ही आएगा। तो ऐसा लगता है कि ग्लोबल चैलेंजेस के कारण जो दिक्कत है सो है, लेकिन हम लोग तो इस खराब स्थिति में भी अच्छा मैनेज कर रहे हैं। देखिए, ग्लोबल चैलेंजेस के चलते कोई दिक्कत नहीं है। जितने चैलेंजेस हैं वो हमारे देश के भीतर चैलेंजेस हैं, और ये सारा कुछ मिसमैनेजमेंट शुरू हुआ 2008 से और आज इस स्थिति में हम पहुंच गए। अब आज के दिन हम उत्सव मनाते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो घट के 4-5% के नीचे आ गया। हम उत्सव मनाते हैं कि 9.9 से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घट के 9.6 पर आ गया। हम उत्सव मनाते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5% से ऊपर चला गया था वो 5% से नीचे आ गया। हम उत्सव मनाते हैं कि एक्सपोर्ट जो हमारा लगातार गिर रहा था वो थोड़ा सा बढ़ गया। हम उत्सव मनाते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कोलैप्स कर गया था वो थोड़ा कम कोलैप्स किया जून के महीने में। ये उत्सव मनाने की बात नहीं है, ये सारे गंभीर संकेत हैं अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं हैं उसकी, और सारी समस्याओं के जड़ में है सरकार की आर्थिक नीति। अभी हाल में वित्त मंत्रालय ने एक नोट पेश किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 2008-9 में जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ उसको मीट करने के लिए हमने कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाया, और कंजम्पशन डिमांड बढ़ने के चलते इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने के चलते रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चलते इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका असर पड़ा, और कुल मिला जुलाकर अर्थव्यवस्था जो है वो 5% पर आ गई है ग्रोथ रेट पर। और इस साल कई लोग कह रहे हैं कि सब 5% ग्रोथ हमारा होगा। तो ये साइकिल जो है, इकोनॉमिक साइकिल, उसको सरकार में बैठे सारे लोग उसी तरह समझ रहे हैं जिस तरह हम और आप समझ रहे हैं जी। और सवाल ये उठता है कि जब आपने कंजम्पशन डिमांड बढ़ाया तो आपने इन्फ्लेशन रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जी। और जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो फिर आरबीआई के साथ आपका मतभेद होने लगा कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस क्या होना चाहिए। 13 बार आरबीआई ने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, जिसका असर पड़ा आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आप आरबीआई के साथ मिलकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी, ये एनालिसिस आपका बहुत कंप्लीट है इस सेंस में, और ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अब तो सब 5% ग्रोथ के आसार बनते जा रहे हैं। सिन्हा साहब, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से लौट करके कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। खास मुलाकात के आखिरी हिस्से में सिन्हा साहब से बातचीत में कुछ और सवाल पूछूंगा मैं। सर, आपसे एक सवाल ये पूछना है मुझे, वो ये है कि हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है और हमको लगता है कि गरीबों को और आम आदमी को बड़ा कष्ट है, लेकिन यूपीए का, खास करके कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि कैश ट्रांसफ़र इज इक्वल टू वोट ट्रांसफ़र। गरीबों के नाम पर इतनी स्कीमें और इतना पैसा भर देंगे या भरने का वादा कर लेंगे कि उनको लगता है कि ये कठिनाई जो है चुनाव जीतने की, ये कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है और ये चुनाव तो जीत ही जाएंगे। देखिए, इस बार भ्रष्टाचार और महंगाई इतने बड़े मुद्दे बन गए हैं कि कांग्रेस का कोई भी हथकंडा काम नहीं आएगा, और लोग जानते हैं कि चुनाव के पहले इस तरह के वादे करते हैं और चुनाव के बाद उस पर अमल नहीं करते हैं, और इसलिए इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास उठ चुका है और इसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा अगले चुनाव में। सर, अभी तक हमने ये देखा है कि सभी राज्य सरकारें या कोई भी पार्टियां हो, उनका ये इंटाइटलमेंट वाली पॉलिटिक्स पर जोर रहा है, समाज कल्याण के जरिए पैसे देने का जोर रहा है। तो राइट बेनिफिशियरी हो या रॉन्ग बेनिफिशियरी हो, सिस्टम में पैसा आ जाता है जब सरकार चाहती है। हमको लगता है कि 4 करोड़ किसान, 4-5 करोड़ गरीब बीपीएल वाले परिवार, बहुत सारे बेरोजगार, तरह तरह की पेंशन, ये पैसा पहुंचा करके वोट लिया जा सकता है कि सरकार से हमको 10,000 से 50,000 रुपया मिल गया। ये उनको लगता है, कांग्रेस को लगता है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा था कि गलत है, ऐसा नहीं होता है। और
जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वो भूल जाते हैं कि पिछले 2-3 चुनाव जो हुए हैं देश में, उसमें विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के नतीजे आए हैं। गुजरात में इस प्रकार की कोई योजना नहीं चलती है, लेकिन गुजरात में 3 बार भारतीय जनता पार्टी जीती, और जिन लोगों ने अपने अपने प्रदेशों में इस प्रकार की योजनाएं चलाई वो हार भी गए। तो इसलिए चुनाव के साथ इस प्रकार के पॉपुलिस्ट स्कीम्स को जोड़कर देखना मुझे लगता है कि सरासर गलत होगा और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला जी। है। सर, आपसे आखिरी सवाल ये है, बल्कि आपसे शिकायत है कि जब देश की हालत आर्थिक मोर्चे पर इतनी खराब है, ग्रोथ टूट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स हो रही है, इन्फ्लेशन इतना तेज है, आपने जो कहा महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, तो कम से कम आप जैसे नेताओं का फोकस हम चाहते हैं आर्थिक विषयों पर रहें। ऐसे में आज आपने रॉबर्ट वड्रा का मसला क्यों उठा दिया? वो बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा है, और मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह की तरह मैं पहले पॉलिटिशियन हूं और तब अर्थशास्त्री हूं, तो इसलिए रॉबर्ट वड्रा का मुद्दा उठाना जरूरी था, इसलिए कि रॉबर्ट वड्रा ने इस देश में इतना बड़ा स्कैंडल किया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और इसीलिए उसका हिसाब करने के लिए हमने मांग की है कि उसकी जांच होनी चाहिए। जी, सिन्हा साहब, आज इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।